Assalamu alaikum students. As you know that we are discussing the chapter 5th of your book Political Science, and the name of the chapter is the Contemporary South Asia, and today we are going to discuss its very second topic, that is the democracy and military dictatorship in Bangladesh. प्लीज़ यहाँ देखने से पहले आप प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। कल जो हमने पाकिस्तान डिस्कस किया, पाकिस्तान के बारे में हमने कल पढ़ा कि पाकिस्तान में किस तरह से डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी के बाद किस तरह से मिलिट्री कूच हो गए और फिर से डेमोक्रेसी, फिर से मिलिट्री कूच और फाइनली तो डेमोक्रेसी किस तरह से रिटर्न होगी पाकिस्तान में, और अब उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो ओब्वियसली तो बांग्लादेश कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी उसी पाकिस्तान का पार्ट है। और 1971 तक हमने कल देखा कि बांग्लादेश में भी किस तरह से इंस्टेबिलिटी थी, क्योंकि 1971 तक ये पाकिस्तान का ही पार्ट था। प्लीज़ मैं उस चीज़ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। जो 1947 क्या हुआ, 1947 जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो उसी 1947 में जो बंगाल प्रोविंस था, जो और बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी और बंगाल प्रोविंस, उसको डिवाइड किया गया। इसको ब्रिटिश इंडिया के दौर में डिवाइड किया गया, ब्रिटिश इंडिया में डिवाइड किया गया ड्यूरिंग पार्टीशन। एक तो वेस्ट बंगाल, सेकंड ईस्ट बंगाल में। 1947 की बात कर रहा हूँ, ईस्ट बंगाल में। और ये डिवीजन बहुत सारे रीजन सेट किए गए, बट इट वाज मेनली ऑन रिलीजन, इट वाज मेनली बेस्ड ऑन रिलीजन। ये वाला डिवीजन किस पर था, रिलीजन पे बेस्ड था। और ये वेस्ट बंगाल आपको पता है, इसने इंडिया के साथ ज्वाइन किया, और जो ईस्ट बंगाल था इसने इंडिया के साथ ज्वाइन किया और अभी तक इंडिया का रीजन है। तो जो ईस्ट बंगाल था, ये वाला ईस्ट बंगाल, इसने पाकिस्तान के साथ ज्वाइन किया। ईस्ट बंगाल ने पाकिस्तान के साथ ज्वाइन किया एंड इट बिकेम टू बी नोन बाय द नेम ईस्ट पाकिस्तान। इसका नाम क्या रहा, ईस्ट पाकिस्तान। इसका नाम ईस्ट पाकिस्तान रहा, और यही ईस्ट पाकिस्तान 1970 तक भी इसका नाम रहा। लेकिन 1969 में जो फाउंडिंग फादर ऑफ, और we can in other words we can say the father of Bangladesh, शेख मुजीबुर रहमान ने इसका नाम चेंज करके, ईस्ट पाकिस्तान से चेंज करके बांग्लादेश रखा। इसका नाम चेंज करके ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश रखा। दैट मीन्स 1969 से ऑनवर्ड्स आफ्टर 1971 तक इसको बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता था, इसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। तो अब पाकिस्तान के पास दो रीजन्स थे। अब जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के पास अब दो विंग्स थे, एक वेस्ट पाकिस्तान था और एक ईस्ट पाकिस्तान था। अब ये वेस्ट पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान ही है, जो आजकल का पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान आजकल का बांग्लादेश है। इंडिपेंडेंस जो है हो गई 1947 के बाद, जो ही ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान के साथ ज्वाइन किया, तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। तो जो पॉलिटिकल रिलेशंस थी बिटवीन द ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान लीडर्स, जो पॉलिटिकल रिलेशंस उनमें थे, दे स्टार्टेड डिटोरेटिंग। स्ट्रैंडेड पॉलिटिकल रिलेशंस, जो पॉलिटिकल रिलेशंस इनमें थे, इनकी डिटोरेशन स्टार्ट हो गई। उनके जो पॉलिटिकल रिलेशंस थे, दे स्टार्टेड टू बी स्ट्रैंड। जो रीजन्स थे इन स्ट्रैंडेड पॉलिटिकल रिलेशंस के, वो बहुत सारे रीजन्स थे। लाइक और कुछ रीजन्स की बात भी करेंगे वीज, जैसे कल्चर भी एक रीज़न था। जो कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो फील कर रहे थे, दे वर कल्चरली डिस्क्रिमिनेटेड। साथ साथ में लैंग्विस्टिक इशू भी था। कल भी मैंने बोला कि जो उर्दू लैंग्वेज थी उसको
अली मोहम्मद जिन्ना ने ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया था, और फिर बंगाली लैंग्वेज को भी ऑफिशियल स्टेटस मिला, लेकिन उसके लिए उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत सारा ब्लड उनको गंवाना पड़ा, किलिंग्स हो गई, बहुत कुछ उनको सैक्रिफाई करना पड़ा, उसके बाद उनको स्टेटस मिला। लेकिन जो मूवमेंट थी, कल भी मैंने बोला, जो पीस एंड जो हार्मनी थी वो डिस्टर्ब पहले की गई थी। इतना ही नहीं, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी डोमिनेंस थी, वो डोमिनेंट थे। अगर आपको याद ही होगा, आफ्टर 1971 तक कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसमें कभी जो ईस्ट पाकिस्तान जो था, इसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, कोई जो इनकी पार्टी थी अवामी लीग, वो कभी, अगर हम सिंपली कहें कि अवामी लीग जो ईस्ट पाकिस्तान की मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, वो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना पाई। इवन कि 1970s में उन्होंने इलेक्शंस भी जीते थे, पूरे जो ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने तमाम सीटें जीती थी, तो भी उनको पावर नहीं मिला। डोमिनेंस भी हो गई, कल्चर, लैंग्वेज और डोमिनेंस, साथ साथ में इनइक्वालिटी और बहुत सारे इश्यूज थे। तो इन इश्यूज ने क्या किया, इन्होंने एक प्रोटेस्ट जनरेट किया। ऑलरेडी कुछ छोटे छोटे मूवमेंट्स ऑलरेडी हो रहे थे इन इश्यूज़ पे, तो इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, और उन प्रोटेस्टर्स को किसने लीड किया, शेख मुजीबुर रहमान ने इन प्रोटेस्टर्स को लीड किया। और फाइनली क्या हुआ, 1966 में शेख मुजीबुर रहमान ने एक 6 पॉइंट मूवमेंट स्टार्ट की। 1966 में शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट मूवमेंट स्टार्ट की। ये कोई सेपरेट मूवमेंट नहीं थी एक्चुअली, जो प्रोटेस्ट अभी तक हो रहे थे, जो मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे, उन्हें को थोड़ा वाइड किया गया, इनके डायमेंशंस को बढ़ाया। और इस 6 पॉइंट मूवमेंट्स में जो मेन फोकस था, दैट वाज अपॉन द ग्रेटर ऑटोनॉमी। दैट वाज अपॉन द ग्रेटर ऑटोनॉमी, एक तो ये था। और सेकेंड, he demanded the end of discrimination or exploitation of the East Pakistan by the Western Pakistan। एक तो ग्रेटर ऑटोनॉमी थी, सेकंड जो इनकी डिमांड थी, जो डिमांड कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ईस्ट पाकिस्तान में, एक्सप्लॉयटर्स कौन है, वेस्ट पाकिस्तान वाले, उसको ख़त्म करना है। यही 6 पॉइंट्स जो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी। और ये 6 पॉइंट मूवमेंट जो थी, ये एक मेन रीज़न था। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश। और इस मूवमेंट के बाद, दैट मीन्स 1966 के बाद जो ये 6 पॉइंट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी, तो उसके बाद ही जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी बांग्लादेश की, दैट मीन्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द बांग्लादेश, उसका जो मोमेंटम है वो बढ़ता गया। और एक जो इशू रहा, दैट इज़ 1970 में और एक इशू रहा, जो अवामी लीग पार्टी थी बांग्लादेश की, अवामी लीग। ये अवामी लीग पार्टी एक्चुअली मुजीबुर रहमान ने ही फाउंड की थी, 1949 में। वो जो इलेक्शन हुए 1970 में जो इलेक्शन हुए, तो जो अवामी लीग पार्टी थी ईस्ट पाकिस्तान में, इन्होंने सारी सीटें, जो ईस्ट पाकिस्तान की सीटें थी, उन्होंने जीत ली। तो इलेक्शंस क्यों हेल्ड किए गए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी थी पाकिस्तान की, जिसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो हमने कल देखा। बाद में वो 1973 में उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने सीटें जीती भी, तो भी जाके जो वेस्टर्न पावर्स थे, जो वेस्टर्न लीडर्स थे, दैट मीन्स वेस्टर्न पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, जो लीडरशिप थी, उन्होंने कभी इसको इनवाइट नहीं किया गवर्नमेंट बनाने के लिए, और ना ही पावर्स ट्रांसफ़र किए, और ना ही पावर्स। इससे जो रिफ्ट ऑलरेडी था ईस्ट और वेस्ट में, वो बहुत ही वाइड हो गया, वो ज़्यादा ही बढ़ गया, स्ट्राइफ कन्फ्लिक्ट ज़्यादा ही बढ़ गए, और रिफ्ट जो था, जो गल्फ था, वो और वाइड हो गया। तो साथ साथ में अगर आपको पता ही होगा, जो ईस्ट है,
एक तरफ से है, बांग्लादेश भी दूसरे साइड से है, और बीच में इनको क्या है, बीच में अगर हम देखेंगे बीच में इनके इंडिया है। तो बीच में ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर की डिफरेंस है दोनों में। तो ये डिस्टेंस भी एक रीज़न रहा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ईस्ट पर थोड़ा कम होता गया, और सेकेंडली जो पाकिस्तान का कंट्रोल था, सेंट्रल कंट्रोल, वो उस तरह से अपना कंट्रोल यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि बीच में एक मेन राइवल था पाकिस्तान का, इंडिया। ओबियसली इंडिया के तो हाथ तो डेफिनेटली यहाँ पे थे। तो अभी हम देखेंगे कि इंडिया ने जो इनको मदद की लिबरेट करने में, इनके इंडिपेंडेंस में, इंडिया को उसमें हाथ रहा तो जाके इनको इंडिपेंडेंस मिली। ऐसे भी लोग कहते हैं कि इंडिया ने उस टाइम इंटरफेयर नहीं किया, तो शायद जो इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पर था, शायद वो उस प्रेशर को कूप अप कर लेता, तो इंडिपेंडेंस मुश्किल ही था बांग्लादेश के लिए। लेकिन इंडिया ने जो एक्टिव सपोर्ट किया, इंडिया ने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, इंडिया ने मिलिट्री भी सपोर्ट किया, वो तो फिर वहाँ पर एक ओपन वॉर भी हुआ। 1971 में क्या हुआ, 1971 में एक ओपन वॉर भी हुआ। जब 1970 में पावर्स इनको नहीं दिए गए, इवन कि इन्होंने जीता भी था तो भी पावर्स नहीं दिए गए, तो क्या हुआ, यहाँ पे फिर से जो सिविल अनरेस्ट था वो बढ़ता चला गया। और उस टाइम जो लीडरशिप थी पाकिस्तान में वो किसकी थी, कल मैंने बोला है याह्या खान की थी, याह्या खान की थी। और याह्या खान ने क्या किया, जो याह्या खान के अंडर आर्मी जो थी, मिलिट्री जो थी ईस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने इस सिविल अनरेस्ट जो सिविल मूवमेंट चल रही थी वहाँ पे, उन्होंने उसको सप्रेस करने की बहुत कोशिश की। They used all the means to suppress this political movement or mass movement in the East Pakistan. तो क्या हुआ, उस सप्रेशन की वजह से, उस जुल्म की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने इंडिया माइग्रेशन की, बहुत सारे लोगों ने इंडिया माइग्रेशन की। यहाँ पर बहुत सारों को अरेस्ट भी किया गया, बहुत सारों को किल भी किया गया, और बहुत सारे कहाँ इंडिया चले गए। और ओब्वियसली इंडिया में माइग्रेशन का इशू हुआ, अभी भी वो इशू चल रहा है, तो एक तो वो इशू चल रहा था, तो माइग्रेशन का इशू बना इंडिया के लिए, जिसने इंडिया को मजबूर किया। इसमें जो पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी बांग्लादेश में, उसको सपोर्ट करने के लिए। और सेकेंडली क्या हुआ, 1971 जब रिन्यू हुआ, 1971 में क्या हुआ, 1970 ओब्वियसली ऑन मार्च 1971 में जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने एक फेमस स्पीच दी, और इस स्पीच में उन्होंने डिक्लेयर की इंडिपेंडेंस ऑफ द बांग्लादेश। हाँ, उन्होंने एक इनडायरेक्टली बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट करार दिया। और इस स्पीच के बाद ही 26 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की आर्मी ने अरेस्ट किया, और कहाँ ले आए, वेस्ट पाकिस्तान में ले आए। और उसको फिर 1970 में अरेस्ट किया, और 1972 में इसको, जनवरी 1972 में इसको रिलीज़ भी किया। फिर जनवरी 1972 तक वो जेल रहे पाकिस्तान में, और फिर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से उसको रिलीज़ किया गया 1971। इस दौरान क्या हुआ, 1971 के दौरान क्या हुआ, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो हम अभी पढ़ेंगे। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट इस समय बनाई गई थी, जो अप्रैल में बनाई गई, मुजीब को जेल करने के बाद अप्रैल में बनाई गई थी। हाँ, जेल थे, लेकिन इसको इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी बनाया गया, बांग्लादेश में। और ताजुद्दीन को पीएम बनाया गया। और जब तक ये जेल में थे और ये पीएम थे, तो उस दौरान इसने इंडिया के साथ बहुत रिलेशंस इंप्रूव किए। इंडिया की लीडरशिप थी उसके साथ डायलॉग शुरू किए, रिलेशंस बढ़ाए। इसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी रही, तो इसने बहुत सारा फॉरेन सपोर्ट जनरेट किया खुद के लिए। इंटरनेशनल प्रेशर भी पाकिस्तान पर जनरेट किया, और इंडिया को भी इस तरह से परसुएड किया। तो इंडिया ने फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया बांग्लादेश वार में। दैट मीन्स जो इंडिपेंडेंस लड़ाई चल रही थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, इंडिया ने फिर इन दो रीजन्स के, एक तो ये जो रिलेशंस बिटवीन पीएम ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ली नेहरू, जो पीएम ऑफ द पाकिस्तान और जो उस टाइम के पीएम थे हिंदुस्तान के, उनके बीच जो रिलेशंस थे वो भी इम्प्रूव हो गए। और फिर
इंडिया ने इनको एक्टिवली सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और मिलिट्री भी सपोर्ट किया। और इस सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक ओपन कन्फ्लिक्ट हुआ और उस कन्फ्लिक्ट से फिर रिजल्ट क्या रहा उस कन्फ्लिक्ट में? डिफीट ऑफ पाकिस्तान, लिबरेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसका नाम पहले ही बांग्लादेश रखा गया और वो फिर इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। अब 1970 में जो मैंने यहाँ से चीज़ें लिख के रखी है, 1970 में क्या हुआ? पाकिस्तान को आज़ादी मिली। पाकिस्तान को आज़ादी मिली। आज़ादी तो उनको लेट ही मिली, 16 दिसंबर 1971 में वो इंडिपेंडेंस उनको मिली। उससे पहले उन्होंने फर्स्ट गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन वो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। रिमेंबर, फर्स्ट गवर्नमेंट थी बांग्लादेश की, लेकिन वो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। और इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी बांग्लादेश की, यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट गवर्नमेंट फॉर्मेट। ये मैंने 1971 से लेके 1975 तक क्या डेवलपमेंट्स हो गए, फिर क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे इस गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट ये बनाई गई, फिर उनको ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए और फिर फाइनली क्या रिजल्ट रहा। ये चीज़ें मैंने लिखी। अब पहले देखते हैं कि उन्होंने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी तो उन्होंने ऐसे क्या क्या चीज़ें की, और फिर अगर जो डेमोक्रेटिक रूल वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या चीज़ें की, और उस फिर अगर उन्होंने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए तो ड्रॉबैक्स क्या रहे, जिनकी वजह से फिर 1975 में मिलिट्री कूप स्टार्ट हुआ। उससे पहले डिस्कस करने से पहले मैं फिर से आपको कुछ चीज़ें बोलने जा रहा हूँ। 1971 से लेके 1975 तक जो बांग्लादेश में एक पीरियड था, डेमोक्रेटिक रूल था, एक डेमोक्रेटिक पीरियड था। 1971 में इनको इंडिपेंडेंस मिली, फिर 1975 तक एक डेमोक्रेटिक पीरियड था। फिर 1975 से लेके 1990 तक, हाँ 19 बीच में कुछ इलेक्शंस भी हो गए। 1990 से लेके यहाँ पर जनरली मार्शल रूल था। मार्शल रूल मीन्स मिलिट्री रूल था, लेकिन डेमोक्रेसी भी बीच बीच में इंट्रोड्यूस की गई। दैट मीन्स डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल के बीच एक जंग चला, जो सिविल लीडरशिप थी उनको और मिलिट्री रूल, वी कैन से द डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री मार्शल लॉ और इनके बीच, इस पीरियड के बीच जंग चलता रहा। और फाइनली 1991 के बाद डेमोक्रेसी की जीत हो गई, जो अभी तक डेमोक्रेटिक स्टेट भी है, फिर से 1975 तक डेमोक्रेसी थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। 1975 और 1971 यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई। उसके बाद मिलिट्री रूल, उसके बाद फिर से डेमोक्रेसी, उसके बाद फिर से मिलिट्री रूल और फिर से डेमोक्रेसी। 1991 के बाद फिर से डेमोक्रेसी और टिल डेट तक यहाँ पर डेमोक्रेसी। हाँ, बीच बीच में कुछ इन्वेजन्स किए गए, कुछ कॉन्स्पिरेसीज चलाई गई अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसीज कामयाब नहीं रही। जैसे कि आगे पढ़ेंगे हम, 2007 में इमरजेंसी इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन मिलिट्री रूल को इम्पोज नहीं किया गया। उस टाइम केयर टेकर गवर्नमेंट वहाँ पर रही, फखरुद्दीन अहमद की गवर्नमेंट रही, मिलिट्री रूल नहीं रहा वो 2008 तक। फिर 2008 तक अब शेख हसीना का रूल चल रहा है और 2012 में एक मिलिट्री को इसके खिलाफ स्टार्ट किया गया था, प्रिपेयर किया गया था, लेकिन उस कॉन्स्पिरेसी को पहले एक्सपोज किया गया। उसमें इस टाइम इंडिया ने इनको सपोर्ट किया। हाँ, इस टाइम इस मिलिट्री को अगर बचाया गया बांग्लादेश में, दैट वाज द बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस इनपुट्स प्रोवाइड बाय द इंडिया। जो इंडिया की इंटेलिजेंस विंग है, उन्होंने कुछ इनपुट्स दिए कि इस बारे में, और जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उसको इस बारे में इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने जो प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लिए तो फिर इस मिलिट्री को बचाया गया। अब लौटते हैं 1971 में। 1971 में जो फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उसमें शेख मुजीबुर रहमान को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। और जो ताजुद्दीन अहमद, उसको फर्स्ट इलेक्टेड पीएम बनाया गया। शेख मुजीबुर रहमान को भी इलेक्टेड ही प्रेसिडेंट बनाया गया और ताजुद्दीन अहमद को फर्स्ट पीएम बनाया गया। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यहाँ पे थी। आज भी अगर प्रेजेंट में देखेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहाँ पे। अगर हम देखेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मैंने ऊपर भी लिखा है डेमोक्रेटिक, जो प्रेजेंट स्टेटस है पीएस, जो प्रेजेंट स्टेटस है बांग्लादेश का, दैट्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए जो पहले गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल थी बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और 1970 में ऑलरेडी इलेक्शन हुए थे, तो रहमान को प्रेसिडेंट बनाया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, और ताजुद्दीन को पीएम बनाया गया, जो फर्स्ट इलेक्टेड पीएम थे। फिर 1972 में क्या हुआ, जब 1972 में शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिलीज किया, तो जनवरी 1972 में वो कहाँ पूछे, बांग्लादेश पूछे। जो ही वो बांग्लादेश पूछे उसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाया गया, दैट मीन्स पीएम, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाया गया। जब आपको पता है जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, देयर आर टू हेड्स, वन इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड अनदर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ओब्वियसली द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट सर्मिनल हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसको रियल और डिफैक्ट हेड कहा जाता है, वो पीएम होता है। तो 1972 में जब आ गए तो इसको पीएम बनाया गया, और 1972 में पीएम बनाने के बाद उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट ने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो AL मीन्स अवामी लीग जो पार्टी थी, उसके जो मेन 4 पॉइंट्स थे, उसके जो मेन पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स जो इसके मेन थे, दैट इज नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। नेशनलिज्म, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, इनको अडॉप्ट किया गया एज ए नेशनल पॉलिसी। इन 4 पॉइंट्स को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए स्टेट पॉलिसी, सॉरी हाँ यस, एज ए नेशनल और एज ए स्टेट पॉलिसी। अगर हम देखेंगे जो 4 पॉइंट्स थी, एक्चुअली दे रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द मुजीबुर रहमान। ये जो 4 पॉइंट्स है, दे रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द मुजीबुर रहमान, एंड दीज 4 पॉइंट्स आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज मुजीबिज्म। इनको बांग्लादेश में मुजीबिज्म कहा जाता है। आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो आइडियोलॉजीज होती है उसको इज्म के फिर सफिक्स से हम डिनोट करते हैं। तो मुजीब की आइडियोलॉजी है, और बस इसको मुजीबिज्म कहा जाता है। मुजीबिज्म मीन्स द आइडियोलॉजी प्रोपेंडेड बाय द मुजीबुर रहमान। तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन, इन 4 पॉइंट्स को उसमें भी जगह मिली, और 1973 में तो जगह तो मिल गई, और इसके साथ साथ इसने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑलरेडी इन्होंने अडॉप्ट किया था, उसको और स्ट्रांग किया, और 1973 में इलेक्शंस हेल्ड किए गए, और जो मुजीबुर रहमान था, इसको तो पॉपुलर सपोर्ट भी था, इंडिया से सपोर्ट भी था, और बाकी जो इंटरनेशनल बाकी जो कंट्रीज़ हैं, इन सिंपल वी कैन से इंटरनेशनल सपोर्ट भी था। तो वो पीएम एज उसने कंटिन्यू किया, तो इलेक्ट भी हो गए। तो फिर उन्होंने जो पीएम का पोस्ट था तो वो खुद ही संभाला। अब जो ये चीज़ें उन्होंने की थी, ये थोड़ा बहुत हमने देखी इसके बारे में, इस गवर्नमेंट के बारे में क्या क्या डेवलपमेंट्स किए। अगर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, पॉपुलर सपोर्ट भी था, लेकिन क्या ऐसे क्या रीजंस रहे जो गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं हो पा रही थी, जो स्ट्रांग नहीं हो गई, और जिसकी वजह से फिर आगे इसने मिलिट्री कूज के लिए एक जगह बनाई। वो चीज़ें देखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ड्रॉबैक्स। इसी गवर्नमेंट के ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, मैंने यहाँ पे लिखा नो एक्सपीरियंस इन द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो मुजीब थे और जो मुजीब का कैबिनेट था, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस बहुत कम थी, चाहे वो गवर्नेंस कंट्री के गवर्नेंस के रिलेटेड था या एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड था, एक्सपीरियंस बहुत कम थी। जो ज़्यादातर वो दे रिलाइड हैवीली ऑन द एक्सपीरियंसेस सिविल सर्वेंट्स एंड पॉलिटिकल फैक्शंस ऑफ हिज पार्टी। क्या हुआ, जो सिविल सर्वेंट्स थे, इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स भी कहा जाता है, जो सिविल सर्वेंट्स थे, वो ज़्यादातर वो हैवीली उन्हीं पर रिलाइड थी, रही। और कुछ फैक्शंस मीन्स कुछ लोग जो उसके पार्टी के थे, कोई जो ग्रुप्स थे इसके पार्टी के, और उन पर ज़्यादा डिपेंड रहे। और रैपेंट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। कि एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ी, क्योंकि उन्होंने नेशनलाइज पूरी इकानमी को किया, इसने पूरी इकानमी को नेशनलाइज किया। बैंक जो थे, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसको नेशनलाइज किया। उससे क्या हो गया, वो साथ में उससे क्या हो गया, उससे इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया, पॉवर्टी बढ़ गई और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। उसके साथ साथ जो हैवी करप्शन भी था। इसकी जो पार्टी थी उसमें उसके जो मेंबर्स में
हैवी करप्शन था, इनकी जो लीडरशिप थी वो भी करप्टेड थी। तो इन रीजंस की वजह से, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, इन एक्सपीरियंस की वजह से, करप्शन की वजह से, नेशनलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक डाउन टर्न हो गया, इकोनॉमिक डाउन टर्न हो गया। और एक इस इकोनॉमिक डाउन टर्न से फिर क्या हुआ, 1974 में यहाँ पे एक फेमाइन आ गया और इस फेमाइन के साथ साथ मास करप्शन भी हो गई। अभी चीज़ें जब कंट्रोल से बाहर हो गई, मुजीब को लगा इस तरह से कंट्रोल नहीं होंगी, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया। ऑलरेडी उसकी मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया। उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में चेंज किया। उन्होंने क्या किया, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट हो रही थी उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ चेंज किया। जो वहाँ पे लेजिस्लेचर था उसके पावर्स लिमिट किए, जो जुडिशरी थी उसके पावर्स भी लिमिट किए, लेकिन तो भी ये फेल ही रहा। ये इस तरह से इन चीज़ों को, इन इश्यूज़ को काबू नहीं कर पाया, इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पाया। तो दीज इश्यूज़ ओनली गॉट वर्सनड फर्दर, तो और कुछ नहीं हुआ। ये इश्यूज़ फर्दर जो ये इश्यूज़ एमर्ज हुए थे फर्दर एग्रीवेट हो गए, तो वो इनको एड्रेस नहीं कर पाया। तो वैसली जब ये सब चीज़ें हो गई तो लोगों तो गुस्सा आना ही है। एक ना तो वो लीडरशिप छोड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट को ही चेंज किया। गवर्नमेंट का नेचर चेंज करने के बाद भी वो इन चीज़ों के इशू नहीं कर रहा था, वो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ओब्वियसली या तो उसको खुद ही रिजाइन करना था या कोई और तरीका ढूंढना था। रिजाइन तो उसने किया ही नहीं, अब तरीका क्या मिला लोगों को, ही वॉज फाइनली असैसिनेटेड। शेख मुजीबुर रहमान को फिर असैसिनेट किया गया। जब आप खुद कुछ नहीं करते हो तो फिर एक्सटर्नल फोर्स यूज ही करना पड़ता है। तो आई डू नॉट जस्टिफाई इट, इट इज नॉट अ गुड वे टू रिमूव एनी ऑफिशियल फ्रॉम हिज और हर ऑफिस। देयर आर मेनी अदर वेज, देयर आर अदर पीसफुल वेज, लेकिन अब इनको कौन समझाता। रिलेशन जो थे, जब मदरलैंड में बहुत सारे इस तरह के डेवलपमेंट्स हुए थे, तो ये ट्रेन ऑलरेडी हुए थे किस तरह से रिमूव करना होता है जब कोई बंदा खुद ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया इन अगस्त में इसको असैसिनेट किया। नॉट ओनली हिम, उसको पूरी फैमिली को असैसिनेट किया गया। उसमें खाली 2 लोग बचे, एक थी शेख रेहाना और सेकंड शेख हसीना। ये शेख रेहाना और शेख हसीना बच गई। और ये क्यों बच गई, ये उन दिनों कंट्री से बाहर थे, ये वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अगर ये वहाँ पे मौजूद होते, क्या पता, अल्लाह जानता कि इनके साथ क्या हुआ होता। ये वहाँ पे नहीं थे, तो कंट्री में ना होने की वजह से इनकी जान बच गई। तो इनको किसने मारा, एक आर्मी का एक ग्रुप था, मिड लेवल ऑफिसर्स थे, उन्होंने उसको मारा। तो इसको असैसिनेट करने के बाद एक न्यू गवर्नमेंट बनाई गई, और वो किसने बनाई, मुश्ताक अहमद ने। ये मुश्ताक अहमद एक सीनियर कैबिनेट मेंबर थे, मुजीबुर रहमान का जो कैबिनेट था उसी के एक सीनियर मेंबर थे। तो उसी ने न्यू गवर्नमेंट बनाई, लेकिन ये भी इस सिस्टम को रेस्टोर नहीं कर पाया, ये भी सिस्टम को अच्छे से रेस्टोर नहीं कर पाया। ये जो इश्यूज इमर्ज हुए थे, इन इश्यूज को भी ये कंट्रोल नहीं कर पाया। इंस्टीट्यूट क्या हुआ, एनेस्थीसिया इश्यूज फिर से एग्रीवेट हो गए, और इनके दौर में एक नोटोरियस एपिसोड हुआ। उस एपिसोड का नाम है जेल किलिंग। और ये जेल किलिंग कब हुआ, ये 3 नवंबर को हुआ 1975। और अभी भी इस डे को बनाया जाता है, इस डे को अभी भी ऑब्जर्व किया जाता है बांग्लादेश में। वी कैन से इन ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश में अभी भी इस डे को बनाया जाता है। और हुआ क्या, इस दौरान हुआ क्या, 4 पॉपुलर लीडर्स, 4 पॉपुलर लीडर्स वर किल्ड। 4 पॉपुलर लीडर्स वर किल्ड। ये 4 पॉपुलर लीडर्स भी थे और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। और किस पार्टी से थे, इसी अवामी लीग पार्टी से थे। जो किसकी पार्टी थी, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, इसी के लीडर्स थे, उनको मारा गया। और लीडर्स कौन थे, एक था नासिरुल इस्लाम जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, और सेकंड थे ये साहब ताजुद्दीन साहब थे जो फॉर्मर पीएम थे, और जो थर्ड वन थे वो अली साहब थे।
वो अली साहब थे, जिसका पूरा नाम मंसूरुल अली है, जिसका पूरा नाम मंसूरुल अली है। एक नासिर साहब थे, नासिर इस्लाम। सेकंड ताजुद्दीन थे और नूरुल अली थे, सॉरी मंसूरुल अली थे। और जो लास्ट वन थे कामरूज जफर, सॉरी जमान, कामरूज जमान थे, कामरूज जमान, कामरूज जमान, नासिरुल इस्लाम, ताजुद्दीन, कामरूज जमान एंड मंसूरुल अली। ये 4 लीडर्स थे। ये फॉर्मर पीएम, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे। ये जो ताजुद्दीन थे ये फॉर्मर पीएम थे। जो मंसूरुल अली थे ये रिटायर्ड कैप्टन थे। वो जो जफ़र साहब थे ये फॉर्मर होम मिनिस्टर थे। इनको किल किया गया, इनको किल किया गया। अब डिसऑर्डर तो पहले ही यहाँ पे था, अनरेस्ट भी चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज ऑलरेडी थे। अब क्या लगा लोगों को, जो आर्मी की जो कमांड है, जो ये चैन होती है कमांड की, वो भी ब्रेक हो गई है। अब ऊपर जो ऑफिसर्स कह रहे हैं वो नीचे तक फॉलो नहीं हो रही है। जो लोअर ऑफिशियल्स हैं उनको जो मर्जी हो जाती है वो कर लेते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने मुजीबुर रहमान को किल किया, पहले उन्होंने जो फाउंडर, जो फादर ऑफ द नेशन थे उसको किल किया। अब क्या हो रहा है, अब इनको किल किया। तो इसलिए क्या हुआ, इसकी गवर्नमेंट को हटाया गया, इसकी गवर्नमेंट को हटाया गया। एक छोटे से मिलिट्री कूप, मैंने आपको बोला कि जो मेजर मिलिट्री कूप्स हो गए वो 1975 में हो गए और 1975 में हो गए और 1983 में हो गए। 83 और 1975 और 1983 में जो मेजर मिलिट्री कूप्स हो गए इस पीरियड के दौरान। इन बीच छोटे छोटे मिलिट्री कूप्स हो गए, लेकिन उनका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा। यहाँ पे देखेंगे वो ज़्यादातर अपना रूल, जो लीडर्स थे वो मिलिट्री कूप्स के जो लीडर्स थे उन मिलिट्री कूप्स के, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट में नहीं टिके। तो इसलिए उनको तो पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा वो यूज़फुल नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन उतनी यूज़फुल भी नहीं है कि एग्ज़ाम में मेंशन करें, लेकिन फिर भी याद तो रखना ही है। जो खालिद मुशर्रफ थे उन्होंने एक मिलिट्री कूप इसके खिलाफ स्टार्ट किया, एक मिलिट्री कूप चलाया। बट ऑफिस में जाने से पहले, ऑफिस में तो मिलिट्री कूप तो स्टार्ट किया, उसको तो होस्ट किया उसने ऑफिस से, लेकिन प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाने से पहले उसको किल किया। और एक मिलिट्री कू ने बट दैट वाज द काउंटर मिलिट्री कू, एंड वाज लेड बाय अबू ताहिर। इसके गवर्नमेंट के खिलाफ खालिद मुशर्रफ ने मिलिट्री कू स्टार्ट किया, टेक ओवर किया, लेकिन जो ही वो आप प्रेसिडेंट ऑफिस में चले जाते उससे पहले ही उसको अबू ताहिर ने जो मिलिट्री कू स्टार्ट किया इसके अगेंस्ट उसको किल किया। अरे भाई अभी तो इसको ऑफिस संभालना ही था, अभी तो ऑफिस भी नहीं संभाला था कि इसने इसको किल किया। अब हुआ क्या, इस दौरान ना फिर ये लीडर बने और ना यही रहे, ना ये दुनिया में रहे और ना ये लीडर बने। इस दौरान एक शॉर्ट रिवोल्यूशन वहाँ पे एमर्ज हुआ, एक शॉर्ट रिवोल्यूशन चलाया गया। और उस शॉर्ट रिवोल्यूशन में मेजर जनरल जिया उर रहमान की एंट्री हो रही है और वो लीडर बन जाते हैं। जो ही वो लीडर बन गए उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, प्रॉमिसेस किए जो पॉलिटिशियंस करते हैं, लेकिन इसने जो प्रॉमिसेस किए बहुत हद तक, आई कैन से दैट टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही फुलफिल्ड दोज प्रॉमिसेस। जो भी इसने ख्वाब दिखाए तो वो ख्वाब लोगों को पूरे करने का टाइम भी दिया और बहुत हद तक वो ख्वाब पूरे भी हो गए। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स करने की बात की, प्रॉमिस किया मैं इकोनॉमिक की रिफॉर्म्स कर लूँगा, जो पॉवर्टी है वो ख़त्म कर लूँगा, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको रिफॉर्म करूँगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। और साथ साथ में उन्होंने क्या बोला, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको मैं फिर से रेइंस्टेट करूँगा, फिर से एस्टेब्लिश करूँगा, और मैं फिर से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है मैं वो भी रेस्टोर कर लूँगा। अभी क्या हुआ था, अभी इस टाइम क्या चल रही थी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी। सॉरी, जो यहाँ पे मैंने अभी बात की, ये जो मुश्ताक अहमद है ये प्रेसिडेंट बन गए थे उस टाइम। क्या बन गए थे? प्रेसिडेंट बन गए थे। और जो खालिद मुश्ताक ने इसके खिलाफ कैंपेन चलाई, उसने तो मिलिट्री को स्टार्ट किया, टेक ओवर किया, लेकिन अभी ऑफिस में जाना ही था। उससे ऑफिस में, प्रेसिडेंट ऑफिस में जाने से पहले, इसको रिप्लेस करने से पहले ही उसको क्या किया गया? उसको वहाँ से उसको किल किया गया। किसने किया? अबू ताहिर ने किया। अबू ताहिर ने किया। अबू ताहिर को जाना था, लेकिन उससे पहले एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है जिसमें ज़ियाउर रहमान एज ए लीडर एमर्ज हो जाते हैं। वो तो फिर उसने जो रिफॉर्म्स के लिए प्रॉमिस किया और रिफॉर्म्स पर वो डटे रहे। उस दौरान जो प्रेसिडेंट थे ज़ियाउर रहमान के दौरान जो प्रेसिडेंट थे उसका नाम था सियाम। और उस सियाम ने क्या किया? उसने इसके बिहाफ पर मिलिट्री लॉ और मार्शल लॉ इम्पोज किया। ज़ियाउर रहमान के बिहाफ पर मार्शल लॉ इम्पोज किया और ज़ियाउर रहमान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। ज़ियाउर रहमान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। एंड इन 1976 जो ये ज़ियाउर रहमान थे उन्होंने प्रेसिडेंट का ऑफिस ऑक्यूपाई किया, क्योंकि उस टाइम स्वयं जो प्रेसिडेंट स्वयं थे उसको क्या उसकी जो नॉर्मल टेन्योर थी वो कभी देखा है कि 1967 में जो ज़ियाउर रहमान थे वो प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन जून 1978 में इलेक्शंस हेल्ड किए गए प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए और ज़ियाउर रहमान ने वो इलेक्शन जीता और मेजॉरिटी से जीता और इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए। और आपको मैं एक बात यहाँ से फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो 1975 में जो अमेंडमेंट हुआ था, 1975 में जो अमेंडमेंट किसने किया था? मुजीबुर रहमान ने किया था। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था, उन्होंने उस टाइम सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन लगाए थे एक्सेप्ट हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग। उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, उसने एबॉलिश किया था पार्टी सिस्टम। लेकिन इन्होंने क्या किया? ज़ियाउर रहमान ने क्या किया? एज ही हैड प्रॉमिस्ड, उन्होंने क्या किया? अपने प्रॉमिस के हिसाब से उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज पर जो रिस्ट्रिक्शंस थी उस रिस्ट्रिक्शंस को इन्होंने रिमूव किया। और साथ साथ में 1978 में अपनी पार्टी फाउंड की जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था बांग्लादेश नेशनल पार्टी। और 1979 जैसे कि उसने प्रॉमिस भी किया था, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस वर हेल्ड। और इन दो इलेक्शंस में मोर देन 30 पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेटेड। यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से अब जबकि पार्टिसिपेशन भी हो रही है, यहाँ से लग रहा है कि जो शिफ्ट एक हो रहा था, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। कहाँ से कहाँ? मिलिट्री रूल से और मार्शल लॉ से डेमोक्रेसी की तरफ और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। क्या हो रही थी? ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। और उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है इसको स्ट्रांग बनाया और उसको रेस्टोर किया और रेस्टोर करने के बाद स्ट्रांग किया। और यहाँ से हमें दिख रहा है कि इसी पीरियड में जो मैंने अभी बोला था कि 1975 से लेके जो पीरियड मैंने बोला था 1975 से लेके 1990 तक, 1975 से लेके 1991 तक जो डेमोक्रेसी और मार्शल रूल के बीच झगड़े होते रहे। तो यहाँ से जो पहले मार्शल रूल और फिर 1970 के बाद डेमोक्रेसी को 1978 में पार्शली रेस्टोर किया जाता है और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं। और फिर उसके बाद ही 1979 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं और उनमें मोर देन 30 पार्टीज पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ से पता चल जाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो बहुत हद तक रेस्टोर की गई है। और हाँ, बहुत हद तक रेस्टोर भी की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 1981 एक डिसेंडेंट ग्रुप ने, जो इसका अपोनेंट ग्रुप थे आर्मी में, उन्होंने उसको असैसिनेट किया, इसका मर्डर किया 1981 उसका मर्डर किया।
और ये एक सेटबैक था फिर से डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, जो बांग्लादेश में रेस्टोर हो रही थी, जो डेमोक्रेसी बांग्लादेश में रिटर्न कर रही थी, वापस जा रही थी, और उसको एक सेटबैक मिला किसके असैसिनेशन की वजह से, ज़िया रहमान के असैसिनेशन की वजह से। और उस टाइम जब उसको असैसिनेट किया गया तो जस्टिस अब्दुल सत्तार जो थे उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। बाद में इलेक्शंस उसने करवाए अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज, ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ज़िया रहमान। तो इलेक्शंस उसने करवाए तो उसको फिर से और उसको इलेक्ट किया गया, उसको इलेक्ट किया गया एज ए प्रेसिडेंट। लेकिन ये बात इरशाद साहब को पसंद नहीं आई, जो उस टाइम आर्मी के जनरल थे, उसको ये बात पसंद नहीं है। हुसैन मोहम्मद इरशाद जो थे, और वो क्या करता है 1982 में वो इस गवर्नमेंट को टेक ओवर करता है, बाय मिलिट्री को एंड सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इरशाद साहब ने क्या किया, उस गवर्नमेंट को हटाया, अपनी गवर्नमेंट इंस्टॉल की, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया, मार्शल रूल को इम्पोज किया। उसने रीजंस के साइड किए, उसने साइड किए कि वहाँ पे इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इनएफेक्टिव गवर्नमेंट है, करप्टेड गवर्नमेंट है, और पॉलिटिकली बायस्ड गवर्नमेंट है। ये सब इरशाद ने ये रीज़न साइड किए ताकि जो इसकी जो पोजीशन है उसको लेजिटिमेट किया जाए। उसकी लेजिटिमेशन के लिए इसने ये सारे रीजंस क्या किए, साइड किए। और फिर 1983 में इरशाद साहब क्या बन गए, इरशाद साहब प्रेसिडेंट बन गए। और ये पहले बांग्लादेश में हुआ जब एक ही प्रेसिडेंट ने दो पोस्ट्स हेल्ड किए। एक तो वो खुद ही प्रेसिडेंट भी रहे और खुद ही जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, और इन 1986 चूँकि इस दौरान इसको बहुत कंपेल किया गया, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाए गए, और इसको फोर्सबली इसको कंपेल किया गया कि कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ परमिट किया जाए। तो कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ परमिट भी किए गए, और इस दौरान बहुत सारे इलेक्शंस भी हेल्ड किए गए, जैसे लोकल इलेक्शंस हेल्ड किए गए। इस दौरान पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी हेल्ड किए गए, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस हेल्ड किए गए, इसने रेफरेंडम भी करवाया। लेकिन उसमें अमूमन जो पार्टीज थी उन्होंने बैकआउट किया। हाँ, पहले जो उसने इलेक्शन करा उसमें जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है जो ज़िया रहमान ने बनाई थी उसने बैकआउट किया। तो उस टाइम जो शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी आवामी लीग, उसने पार्टिसिपेट किया। लेकिन इसने जो अपनी पार्टी बनाई थी, किसने, इरशाद साहब ने जो अपनी पार्टी बनाई थी जहतिया पार्टी, उसको मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स मिले और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। तो उसके बाद फिर से वहाँ पे ये मसले चलते रहे और फिर से इलेक्शंस हेल्ड किए गए, और फिर से जो पार्टीज़ थी, फिर से उस टाइम फिर से पार्टीज़ थी, मेजर पार्टीज जैसे अवामी लीग था, और साथ में बांग्लादेश नेशनल पार्टी थी, और थर्ड वन जो था जमात इस्लाम ने भी उस टाइम इन पार्टीज़ के साथ ज्वाइन किया। जब उन्होंने देखा कि इरशाद के मोटिव्स कुछ गलत है, इंटेंशन कुछ गलत है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्शन से बायकॉट किया। वो इलेक्शन कब होना था 1988 में, और इलेक्शन से बायकॉट किया। इलेक्शंस तो फिर भी हेल्ड किए गए, जैतिया पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई, लेकिन उस पार्लियामेंट को कभी जो अपोजिट पार्टी से उन्होंने लेजिटिमेट बॉडी नहीं समझा, और फाइनली एक मूवमेंट चलाई गई, इसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाई गई, पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई गई, जिसको हम 1999 मास अपराइजिंग कहते हैं। मास अपराइजिंग ऑफ बांग्लादेश, 1990 मास अपराइजिंग ऑफ बांग्लादेश। और इस मास अपराइजिंग ने प्रेशर क्रिएट किया और प्रेसिडेंट इरशाद, और इसने फाइनली रिज़ाइन किया। तो 1991 से लेके और फिर क्या हुआ 19 में उसने एंडिंग 19 में उसने क्या किया, रिज़ाइन किया। फिर फेब 1991 एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई गई। उस केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे इलेक्शंस करवाए, इलेक्शंस को सुपरवाइज किया, और इसको कहा जाता है कि ये जो इस पीरियड में इलेक्शंस हो गए वो फेयर इलेक्शंस थे और फ्री इलेक्शंस थे। और 1996 तक जो इस इलेक्शंस में जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई, इलेक्टेड गवर्नमेंट खालिदा ज़िया थी, ज़िया रहमान की बेटी ने गवर्नमेंट बनाई 1996। और 1996 से लेकर 2001 तक फिर से इलेक्शंस हो गए, फिर से एक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई जो शेख हसीना ने बनाई। और उसके बाद 2001 से लेकर 2006 तक
खालिदा जिया ने फिर से इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई और 2006 से लेके 2008 तक केयर टेकर गवर्नमेंट ही रही। जब इनका टेन्योर ख़त्म हुआ, कुछ जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी थी तो और जो आवामी लीग थी, ये जो मेजर पार्टीज थी उनके बहुत पॉलिटिकल रिफ्ट हो गए, तो करप्शन हो गया, बाकी अरेस्ट्स हो गए। उसकी वजह से इमरजेंसी इम्पोज की गई और इमरजेंसी की वजह से 2008 तक इलेक्शंस हेल्ड नहीं किए गए। वो इमरजेंसी 2007 में इंट्रोड्यूस की गई, इम्पोज की गई और फिर उसकी वजह से इलेक्शंस हेल्ड नहीं किए गए। लेकिन 2008 में इलेक्शंस हेल्ड किए गए और टिल 2008 में इलेक्शंस हेल्ड किए गए। शेख हसीना जो थी वो उस टाइम क्या बन गई? शेख हसीना उस टाइम पीएम बन गई, उसने गवर्नमेंट बनाई और अभी तक जो भी इलेक्शंस हो गए उनमें शेख हसीना ने ही जीता और वो आज भी प्रेजेंट डेट में भी वो पीएम है बांग्लादेश की, और जो प्रेजेंट डेट में जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश का वो अब्दुल हामिद है। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी है उसको बांग्लादेश में रेस्टोर किया गया, रीइंस्टेट किया गया। और 2011 में उन्होंने क्या किया? शेख हसीना की गवर्नमेंट ने उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म किया। उन्होंने जो केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम था जिसका काम क्या होता था? इलेक्शन करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, उसको अबॉलिश किया उस सिस्टम को। रीजन से ही स्टेट किए कि 2006 और 2008 में जो क्राइसिस हुई वो इसी की वजह से हो गई। उन्होंने ये कहा कि ये अगेंस्ट हो सकती है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम उसके अगेंस्ट हो सकती है, और सेकंड जो इसके अपने इंटरेस्ट्स है वो उन इंटरेस्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, और सेकंड थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बोला कि वेस्टेड इंटरेस्ट्स को प्रमोट कर सकती है, इसलिए उन्होंने इस केयर टेकर सिस्टम को ख़त्म ही किया। और एक बात जो 1988 में इरशाद साहब ने क्या किया था? इरशाद अहमद ने ये अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में और इसमें इस्लाम एज ए स्टेट रिलीजन बनाया था। ओरिजिनली ये क्या था? ओरिजिनली सेक्युलर स्टेट था, लेकिन 1988 में इसने इस्लाम एज ए सेक्युलर स्टेट बनाया, सेक्युलर रिलीजन बनाया। और इसके पीछे जो मोटो यही था कि जमात इस्लाम वाले ने उसको बहुत सपोर्ट दिया और उसकी सपोर्ट की वजह से वो आपस में बनते रहे। लेकिन 2011 में एक अमेंडमेंट के थ्रू उस सेक्युलरिज्म को फिर से रीअडॉप्ट किया गया। मैंने पहले भी बोला कि अभी आउटसेट में भी बोला इस लेक्चर के कि माइनर इश्यूज अभी भी इमर्ज हो रहे हैं वहाँ पर। अगर आपको पता ही होगा कि इस हसीना के दौरान 2008 से लेके आज तक बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको जेल किया गया, जैसे खालिदा जिया है, उसको भी जेल किया गया। और सेकंड अगर हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे जमात इस्लाम लीडर्स हैं जिनको हैंग किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, बहुत सारों का एग्जाइल किया गया। और जो डिजिटल सिक्योरिटी लॉ उसको भी 2018 में उसको भी इनएक्ट किया गया। तो कुछ स्टेप्स उन्होंने भी लिए ताकि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम उसको प्रमोट करने के लिए, या मे भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो क्राइटिक्स है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को ऑफिस में कंटिन्यू बनाए रखने के लिए वो चीज़ें की है। जैसे खालिदा जिया को फिलहाल उसका पॉलिटिकल कैरियर भी ख़त्म हो गया, वो जेल में ही रही। तो बहुत सारे लीडर जो जमात इस्लाम के थे उनको किल किया गया, उनको एग्जीक्यूट किया गया। तो डेमोक्रेसी तो यहाँ पे रिटर्न हो गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। ट्रू डेमोक्रेसी इन द सेंस क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी लॉज इस दौरान कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की गई जिसके थ्रू जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, जैसे राइट टू डिसेंट, उनको दबाया गया। लेकिन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस periods, as we witnessed so far, as we saw in this lecture, कि डेमोक्रेसी इससे बहुत बेटर पोजीशन में अब दिखाई दे रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन है प्लीज़ पूछिएगा। एंड थैंक यू।